Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. शर्मा. I am an assistant professor of English. हम जो है हमारी ग्रामर सीरीज़ में हमने पहले ग्रामेटिकल हायरार्की पढ़ा, जिसमें हमने सारी फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा. फिर हमने नाउन पढ़ा और थर्ड हम कॉनकॉर्ड पढ़ रहे हैं. ओके, तो आप जो है जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो पहले वो ग्रामेटिकल हायरार्की वाली क्लास भी देखें, नाउन वाली भी देखें, और फिर ये कॉनकॉर्ड तो चल ही रहा है. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पार्सल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि पार्सल सब्जेक्ट्स का किस तरीके से यूज़ होता है. उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़े, और वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मेन बात है कि एग्ज़ाम में बार बार में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है. और आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी पूछे जाएंगे. देखिए, यदि हम इसकी बात करें, सॉरी, यदि हम इनकी बात करें तो हम देखेंगे. अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मोर देन वन पर्सन हैज़ ऑब्लिक हैव साइन द पटिशन. एक से ज़्यादा लोगों ने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है पटिशन. पटिशन का मतलब होता है याचिका, याचिका जिसको आप बोलते हैं. ओके, मोर देन वन मैन इज़ ऑब्लिक आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम. एक से अधिक लोग जो है इस घोटाले में शामिल हैं. मोर देन टू मैन, एक से अधिक लोग जो है इस घोटाले में शामिल हैं. मोर बैंक्स देन वन हैज़ ऑब्लिक हैव बैंकक्रप्टेड ड्यू टू ऑन गोइंग रिसेशन. रिसेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी. रिसेशन का ये वोकैबुलरी के पर्पज से अच्छा वर्ड है, आप पूछ सकते हैं. आर्थिक मंदी उसको बोलते हैं रिसेशन. तो एक से अधिक बैंक जो है दिवालिया हो गए, किसके कारण, आर्थिक मंदी के कारण. मोर बॉयज़ देन वन हैज़ हैव फेल्ड द एग्ज़ाम. एक से अधिक बच्चे जो है एग्ज़ाम में फेल हो गए. तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई हैज़ आएगा या हैव आएगा, या इज़ आएगा या आर आएगा, या इज़ आएगा या आर आएगा, या हैज़ आएगा या हैव आएगा, या हैज़ आएगा या हैव आएगा. तो जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो आप खुद एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचें क्या आएगा. थोड़ा सा अपने आपको भी एक थोड़ा सा टाइम दें और समझने की कोशिश करें इनमें क्या आ सकता है. फिर मैं आपको समझाऊंगा, सही रूल्स तो बताऊंगा ही. तो फर्स्ट सेंटेंस है, मोर देन वन पर्सन हैज़ ऑब्लिक हैव साइन द पिटिशन. सेकंड है, मोर देन वन मैन इज ऑब्लिक आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम. मोर देन टू मैन इज ऑब्लिक आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम. मोर बैंक्स देन वन हैज़ ऑब्लिक हैव बैंकक्रप्टेड ड्यू टू द ऑनगोइंग रिसेशन. मोर बॉयज़ देन वन हैज़ ऑब्लिक हैव फेल्ड द एग्जाम. अब देखिए, सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है, सीधा सा रूल है. आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी सेंटेंस आए तो ध्यान रखना है कि उसमें मोर देन आए तो मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसे ही वर्ब. देखो, ध्यान रखना है आपको कि मोर देन, ये क्या है, मोर देन, ठीक है. तो मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसे ही वर्ब. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MORE, मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन के बाद यदि सिंगुलर है, यदि मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब. देखो, मोर देन के बाद मैंने कहा वन पर्सन, तो वन पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज़. क्या सही होगा, हैज़. हैव गलत होगा. ओके, मैंने कहा मोर देन वन मैन, दोबारा मैंने कहा मोर देन वन मैन. अब वन मैन फिर क्या होगा, वन मैन के बाद क्या आएगा, इज. मैंने कहा मोर देन के बाद कैसा नाउन है, वन मैन. वन मैन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक आदमी, तो इज आएगा, आर गलत. ओके, मोर देन टू मैन, अब यहाँ पे मैंने टू कर दिया, टू मैन, तो टू सिंगुलर है या प्लूरल है, और MEN लग ही रहा है, तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, प्लूरल हो गया. तो मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, तो मोर देन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, इज गलत. ओके, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब. मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. मोर देन के बाद सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन के बाद प्लूरल तो प्लूरल वर्ब. ठीक है, एक पहली बात तो ये. दूसरा देखो, कुछ एक स्ट्रक्चर होती है जो कई बार पूछते हैं, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन
प्लस वन, यदि ये स्ट्रक्चर हो तो फिर आपको ध्यान रखना है फिर प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो फिर क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगी। देखो मोर के बाद कोई प्लूरल नाउन आए, उसके बाद देन आए, उसके बाद वन आए, तो फिर ऐसी स्ट्रक्चर है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो देखो मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया बैंक्स, क्या आ गया, बैंक्स, फिर देन आ गया और फिर वन आ गया। यदि ये स्ट्रक्चर है मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, यदि ये स्ट्रक्चर है तो फिर वर्ब जो है प्लूरल ही आएगी। तो क्या होगी, हैव होगी, हैज़ नहीं होगी। तो मोर बैंक्स देन वन, एक से अधिक बैंक जो है बैंकक्रप्टेड, दिवालिया हो गए, एक से अधिक बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, ऑन गोइंग रिसेशन, ये जो मंदी चल रही है इसके कारण। फाइन, नेक्स्ट देखो दोबारा वही स्ट्रक्चर, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, यदि ऐसी स्ट्रक्चर है तो वर्ब कैसी होगी, तो आपकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो हैव सही है और हैज़ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोर देन के बाद तो जैसा सब्जेक्ट या जैसा नाउन वैसी वर्ब, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है, यदि स्ट्रक्चर है मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन, फिर देन, फिर वन, इस तरीके की स्ट्रक्चर है तो फिर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, देखो ये है, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, BANKRUPT, बैंकक्रप्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वन हु कांट पे one's debt, DEBT, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। DET का प्रोनाउंसिएशन होता है डेट, यदि ट्रांसक्राइब करना जानते हो तो ये डेट यानी कर्ज। एक व्यक्ति जो अपना कर्ज जो है नहीं चुका सकता, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसे कहते हैं बैंकक्रप्ट, दिवालिया। इसका एक सिनोनिम और है, वो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इसी का सिनोनिम है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। इसका ही एक सिनोनिम है जो है इंसॉल्वेंट। तो बैंकक्रप्ट और बैंकक्रप्ट का ही सिनोनिम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। तो बैंकक्रप्ट किसे कहते हैं, वन हु कांट पे वंस डेट। एक वर्ड और होता है, वो भी ध्यान रखना है आपको, PAUPER, पॉपर, हिंदी में कहते हैं कंगाल। वन हु डजंट हैव एनी मनी, इसके पास कोई पैसा ही नहीं है, बिल्कुल कंगाल। ये तो दिवालिया है, दिवालिया तो वो है जिसके ऊपर कर्जा हो रहा है, वो कर्जा नहीं दे पा रहा है। और पॉपर का मतलब कंगाल, मतलब वन हु डजंट हैव एनी मनी, वन हु डजंट हैव एनी मनी, इसे कहते हैं पॉपर। पॉपर मीन्स कंगाल। तो ये वोकैबुलरी के पर्पज से ध्यान रखना, बैंकक्रप्ट, ठीक है। बैंकक्रप्ट का सिनोनिम है इंसॉल्वेंट, इसे कहते हैं दिवालिया होना। इंग्लिश में कहते हैं वन हु कांट पे वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपना कर्जा न चुका सके। और एक वर्ड और है पॉपर, मतलब कंगाल, वन हु डजंट हैव एनी मनी। ये वोकैबुलरी के वर्ड इसलिए मैं बताता हूँ बीच बीच में, क्योंकि ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछते हैं बार बार में, और आपकी वोकैबुलरी इसी से क्लियर हो जाएगी। वोकैबुलरी की आप कहोगे मैं एक बुक ले लूँ और मैं उसकी लिस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका वही है कि आप इसको 4-5 महीने का जो कोर्स है, इसमें वोकैबुलरी के इतने सारे वर्ड्स आ जाएंगे, फिर बार बार में उसको रिवाइज करें। फिर वोकैबुलरी की अलग से सेशन तो हम चलाएंगे ही, वोकैबुलरी के इडियम्स के, फ्रेजेस के, फ्रेजल वर्ब्स के, एंटोनिम सिनोनिम के, वो एक अलग तरीके से जिससे आपको वो लर्न होगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है जो साथ के साथ आप सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, ग्रामर जब पढ़ रहे हो, तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उनको याद करें, ये ज़्यादा सही है। आगे देखिए, तो मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी हो, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, तो फिर क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। और वैसे मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। आगे देखिए, हैज़ ऑब्लिक हैव ईदर ऑफ यू सीन माई बुक, नन इज ऑब्लिक आर
कॉम्पिटेंट। देखो ऊपर लिख भी रहा है आपका सिंगुलर वर्ब विल बी यूज, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बाय नहीं लिखना है, विथ लिखना है, WITH। सिंगुलर वर्ब विल बी, अच्छा ये लिख रहे हैं आज, सिंगुलर विल बी फॉलोड बाय नीदर, ठीक है। फिर तो सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलोड बाय नीदर, ईदर और नन। आप तो ये ध्यान रखना कि नीदर, इसको आप चाहो तो नाइदर बोल दो, ईदर चाहो तो आइदर बोल दो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। नाइदर, आइदर और नन, आपको ध्यान रखना है इनके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा क्या होगा इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैं आपको कहूं, देखो जैसे मैं आपको कहूं नीदर या नाइदर कैंडिडेट ऑब्लिक कैंडिडेट्स, नाइदर कैंडिडेट ऑब्लिक कैंडिडेट्स हैज़ ऑब्लिक हैव बीन selected for this post। देखो जैसे मैंने कहा नीदर कैंडिडेट ऑब्लिक कैंडिडेट्स हैज़ ऑब्लिक हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। फिर मैं कहूँ ईदर डोर ऑब्लिक डोर्स आर open, you can use anyone you like। देखो either door oblique doors is open, you can use anyone you like, ठीक है ना। मैंने पहला कहा नीदर कैंडिडेट ऑब्लिक कैंडिडेट्स हैज़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो देखो ध्यान रखना, नीदर के बाद का नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। नीदर ईदर के बाद का नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो नीदर के बाद कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट्स नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा नीदर कैंडिडेट, तो कैंडिडेट हो गया, और फिर वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं हो सकती। तो आप कहोगे नीदर कैंडिडेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, कोई सा भी कैंडिडेट जो है दोनों में से इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट ईदर डोर ऑब्लिक डोर्स, वही ईदर के साथ भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। ईदर डोर इज, आर नहीं होगा, ओपन, ठीक है। ईदर डोर इज ओपन, यू कैन यूज एनी वन यू लाइक। तो ध्यान रखना है ईदर, नीदर, नन, इन सब। अब ईदर और नीदर और नन का यूज़ किसके लिए होता है वो इसकी बात नहीं है, वो डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन पढ़ेंगे जब करेंगे। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है ईदर, नीदर और नन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही तो नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन ईदर या नीदर के बाद, ठीक है ना, ईदर के बाद, नीदर के बाद या नन के बाद यदि ऑव आ जाए, ईदर, नीदर या नन के बाद ऑव आ जाए, OF, तो फिर नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही होगी। जैसे देखो मैंने कहा है ईदर के बाद आ गया ऑव, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ईदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब ईदर के बाद ऑव आएगा तो उसके बाद ऑव आ गया तो ऑव के बाद का नाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेकिन प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब तो क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो अब यहाँ पर ईदर ऑफ द बॉयज इज होगा, आर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो ईदर आ गया तो ईदर के साथ वर्ब कैसी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो हैज़, हैव नहीं होगा, ओके। वही नन के साथ होता है, नन के साथ भी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो नन इज होगा, आर नहीं होगा।
नन इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ स्किल एंड नॉलेज, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत स्किल हो और नॉलेज हो उसे कहते हैं कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो नन इज कॉम्पिटेंट। तो आपको ध्यान रखना है, देखो दो चीज़ ध्यान रखनी है, ईदर, नीदर और नन। इनके बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन यदि इनके बाद ऑव लग जाए तो नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब तो फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। ओके, तो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलोड बाय नीदर, ईदर और नन। ईदर, नीदर और नन के बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर ही आएगी। हाँ, ऑफ लग गया तो नाउन प्लूरल आ जाएगा, लेकिन वर्ब तो फिर भी सिंगुलर ही आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो ईदर यू और शी। देखो ईदर यू और शी इज आएगा या आर आएगा? ईदर यू और शी इज आएगा या आर आएगा? गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, या तो तुम या वह इस क्राइम के लिए क्या है? जिम्मेदार है, अपराधी है। नीदर ही नॉर आई एम आएगा या इज आएगा? गोइंग टू द पार्टी, ना तो वह और ना ही मैं उस पार्टी में जा रहे हैं। नॉट ओनली राम, ना केवल राम बट ऑल्सो इज फ्रेंड्स, बल्कि उसके दोस्त भी इज ऑब्लिक आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। ना केवल राम बल्कि उसके दोस्त भी क्या कर रहे हैं? इस इवेंट में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो देखो ध्यान रखना, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इनको रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। CORRELATIVE करेलेटिव कंजंक्शन। देखो करेलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? ऐसे कंजंक्शन जो दो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, बोथ एंड। तो जो दो पेयर में होते हैं, जैसे आपने देखा ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं करेलेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? करेलेटिव कंजंक्शन। और करेलेटिव कंजंक्शन जो है उनका जब हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, जब हम करेलेटिव कंजंक्शन का जब प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब डिसाइड होती है वो सेकंड वाला, जैसे देखो ईदर यू और शी, तो सेकंड वाला जो है पार्ट, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होती है। फिर से देखिए, जब हम किसी सेंटेंस में करेलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो करेलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। देखो ऐसे होते हैं ये, जैसे मैंने कहा नॉट ओनली, फिर बट ऑल्सो। आपने कहा EITHER ईदर और, आपने कहा NEITHER नीदर नॉर। तो इसका मतलब एक जगह नॉट ओनली का प्रयोग होगा, फिर बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे, फिर बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, ईदर का प्रयोग होगा, फिर और का दूसरी जगह होगा, नीदर का, नॉर का, कॉम्बिनेशन फिक्स है। तो इसमें जो वर्ब डिसाइड होती है वो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का और, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आप क्या करते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? यू और शी। इसका मतलब आप दूसरे शब्दों में, इजी शब्दों में कह सकते हो, जब ये करेलेटिव कंजंक्शन आते हैं तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। वर्ब क्या उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट और ये हो गया आपका सेकंड सब्जेक्ट शी। तो शी के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी तो क्या होगा? इज। क्या होगा? इज। आर जो है गलत है। अगेन इसमें देखो ही और आई, ही और आई दो सब्जेक्ट हो गए। तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो ही हो गया, सेकंड सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो ये जो आई है इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। तो क्या होगा? आई के साथ एम, ये नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। ठीक है, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड। तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो गया? राम,
सेकंड सब्जेक्ट कौन हो गया, हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी तो क्या होगी, आर होगी, इज जो है रॉन्ग है। तो करेलेटिव कंजंक्शन यदि किसी सेंटेंस में आए तो आपको ध्यान रखना है वर्ब जो है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, देखो, यू और आई एम ऑब्लिक आर टू अटेंड दिस फंक्शन, फिर उसके बाद है आर ऑब्लिक एम यू और आई गोइंग टू बी अवॉर्डेड बेस्ट डांस। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ईच का पढ़ा कि भाई ईच और के बाद क्या होगा, यदि आपका ईच सेंटेंस में है तो उसके यदि ईदर है और नीदर है या नन है तो फिर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फिर हमने पढ़ा कि जो करेलेटिव कंजंक्शन है, यदि आपके सेंटेंस में करेलेटिव कंजंक्शन है तो सेकंड सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। देखिए, जो कॉन्कॉर्ड वाला जो टॉपिक है आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कॉन्कॉर्ड टॉपिक में हो सकता है कि क्लासेस आपकी थोड़ी ज़्यादा लगें, मतलब नाउन के बराबर नहीं, लेकिन मैं तो इस तरीके से कराना चाह रहा हूँ कि आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही ना बचे, आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाए। और देखो, मैं टेलीग्राम पे भी डेली के डेली नोट्स भेज रहा हूँ, आप उन पे भी ध्यान दें। और इसके बाद आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपके बहुत जल्दी जो प्री BSTC जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। उसमें सारा का सारा MCQ बैच है, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्लियर करा दिए जाएंगे। 60 नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो BSTC की जो तैयारी कर रहे हैं या PTET की तैयारी कर रहे हैं, B.Ed के लिए, STC के लिए, तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्मेशन भेजें, वो कहीं के कैसे भी हो, वो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, कुछ भी पेड कोर्स भी ले रखा है, एक बार इन क्लासेस को जरूर करके देखें प्री BSTC वाली, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, तो आपको नज़र आ जाएगा वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस, है ना। तो और फिर सबसे बड़ी बात है आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में निःशुल्क क्लासेस में भी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 60 में से आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे यदि आप ढंग से इस क्लासेस को ले लोगे तो। और वो जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछ रहे थे बार बार में, सर कब स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ वीक, और वीक से पहले ही हो जाएंगी। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। थैंक यू।